तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम PL/SQL में इफ़ देन एल्स को यूज़ कर सकते हैं, और जो तीनों लूप्स हैं, चाहे वो लूप स्टेटमेंट हो, वाइल लूप हो या फिर फॉर लूप स्टेटमेंट हो, उनको PL/SQL में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर्स, हाउ हाउ वी कैन यूज़ द प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस इन PL/SQL में आप प्रोसीजर्स कैसे बनाते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं, इस पर आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा कोड बड़ा होता है और हम एक कॉम्प्लेक्स जो बिजनेस लॉजिक है उसको प्लान कर रहे होते हैं, उस समय उतने बड़े कोड को एक ही फंक्शन के अंदर रखना, है ना, मेन फंक्शन के अंदर रखना टिपिकल होता है। दूसरा, अगर आप सम सेट ऑफ कोड्स को बार बार अलग अलग पोजीशन पे आप यूज़ करना चाहते हो, तो बेटर होता है कि उसको आप एक प्रोसीजर के अंदर या एक फंक्शन के अंदर रख दें और उसको कॉल कर लें बार बार। तो सिंगल लाइन कोड से वो मल्टीपल लाइन का कोड बार बार कॉल हो जाता है और वो यूज़ कर सकते हो आप। तो आज हम इस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसमें हम बात करते हैं सीक्वेंस में प्रोसीजर की। तो दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ द प्रोसीजर और यूजिंग इन PL/SQL. The procedure is the keyword, then we use the procedure name, and this procedure name may be a user defined name, है ना। You may use function 1, function 2, or according to the purpose we are doing, we are developing for, है ना, we are developing for that, we are creating the procedure. Okay, then there is the argument list. These arguments, you can give n number of arguments you can give, and this is optional. If it is not required, you may also drop it to right here. ज़रूरी नहीं है कि आप इसे लिखें। अगर आपकी नीड है कुछ आर्ग्यूमेंट पास करने की उस प्रोसीजर में, तो आप पास करें। नहीं पास करना चाहें तो आप बिना पास करे हुए भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे एज, है ना। और एज के बाद में और बिगिन के बीच में जितने भी आपको लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन करने हैं वो आप यहाँ पर करेंगे। और लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद में बिगिन के बाद जितने भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स आपको वहाँ रखने हैं उस प्रोसीजर में वो रखेंगे। उसके बाद है एक्सेप्शन सेक्शन। एक्सेप्शन सेक्शन के बाद में है एंड। अगर आप प्रोसीजर नेम यहाँ लिखना चाहें तो ये ऑप्शनल है, एक्सेप्शन सेक्शन भी ऑप्शनल है। जैसे आपने एक प्रोसीजर P1 नाम से एक प्रोसीजर बनाया, तो आप यहाँ पे एंड के टाइम P1 लिखेंगे। आप नहीं भी लिखेंगे, एंड लगाकर सेमीकोलन लगा देंगे तो भी चलेगा। तो ये ऑप्शनल है। अपनी याद रखने के लिए आपने अगर मल्टीपल प्रोसीजर वहाँ बना रखे हैं, तो कि ये प्रोसीजर यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो गया, वहाँ पर हम नाम दे देते हैं उसका। तो ये जैसी आपकी नीड हो वैसे आप कर सकते हो। दूसरी बात कि जब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो उन आर्ग्यूमेंट्स के आगे आप इन और आउट लगा सकते हैं, इन और आउट लगा सकते हैं, साथ में उसका डाटा टाइप देंगे आप। इन और आउट का मतलब है कि जो रिटर्न टाइप आप रखना चाहो वो तो आउट टाइप के हो जाएंगे, और जो आर्ग्यूमेंट्स प्रोसीजर में वैल्यू लेके आ रहे हैं उनको हम इन लिखते हैं, और जो प्रोसीजर से वैल्यू लेके जाएगा उसको हम आउट लिखते हैं यहाँ पे, है ना। ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन आप जानते हो, पहले भी आप कर चुके हो। डिक्लेयर और बिगिन के बीच में जितने भी लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन करते थे वही यहाँ पर आप लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन एज और बिगिन के बीच में लिखोगे। देन उसके बाद आता है एक्सेप्शन सेक्शन, और एक्सेप्शन सेक्शन में आप मल्टीपल एक्सेप्शंस जो है वो दे सकते हो रन करने के लिए, कि आपके कोड में कोई एरर आए तो वो इस एक्सेप्शन का यूज़ करके उस एरर को हैंडल कैसे करें, उसका हैंडलर आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो खुद, है ना। हम पढ़ेंगे इसमें, हमारे कोर्स में है, तो हम आगे एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे। तो अभी सिंटैक्स में है, बस उतना समझ लीजिए। अब चलिए बात करते हैं एक प्रोसीजर की, कि हमने x⁴n निकालना है ना। तो हमने प्रोसीजर का नाम ही क्या दे दिया, x to n दे दिया, x⁴n निकालना है।
क्रिएट कीवर्ड से प्रोसीजर क्रिएट होगा। जैसे आप क्रिएट टेबल करते हो, क्रिएट यूज़र करते थे, क्रिएट व्यू, क्रिएट सिनोनिम और वॉट एवर यू क्रिएट इंडेक्स, like that you will also use the create keyword to create the procedure. So create procedure and then procedure name. आप यूज़र डिफाइंड है तो कुछ भी रख सकते हो। मैंने x to n रख दिया, x to the power n है तो मैंने x to n लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद दो आर्ग्यूमेंट मैंने यूज़ करे, x वो भी इंटीजर टाइप का, n वो भी इंटीजर टाइप का, ठीक है। देन एज के बाद में मैंने एक वेरिएबल लिया है c, जो इनकी जो रिजल्ट है उसको स्टोर करने के लिए एक सी वेरिएबल लिया, उसे 1 पर इनिशियलाइज कर दिया, 1 है ये। देन उसके बाद हमने बिगिन में जाके एक फॉर लूप लगाया, है ना। फॉर जो है वो चलेगा, ये पावर है n, तो कहाँ 1 से और n तक चलेगा, ठीक है। और ये सिंटैक्स में है लूप फॉर के, आप जानते हो फॉर और एंड लूप, तो लूप और एंड लूप लगेगा इसमें। बीच में हमने करा कि सी वेरिएबल में वापस स्टोर होगी वैल्यू x से मल्टीप्लाई होगी। जैसे मैंने 5 की पावर 3 लिखा मान लीजिए यहाँ पे, तो i की वैल्यू 1 से लेके 3 तक चलेगी। i की वैल्यू 1 पर अभी चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, c की वैल्यू इनिशियली थी 1 इंटू 5, दैट इज वैल्यूज 5 इज स्टोर्ड इन c। देन i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगी अब 2, तब एक बार फिर पिछली वैल्यू अब क्या थी 5 इंटू 5 25 हो गया। फिर ये लूप वापस कंट्रोल वेरिएबल बढ़ा, i की वैल्यू हो गई 3, जहाँ तक मैक्सिमम इसको चलना था। तब फिर आया प्रीवियस वैल्यू थी 25 इंटू 5 125 विल बी स्टोर्ड इन c, और फिर i की वैल्यू बढ़ेगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और लूप के बाहर आकर के ये प्रिंट कर देगा x यानी कि 5 टू द पावर n यानी कि 3, 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125, है ना। ये यहाँ पर आउटपुट में आप देख सकते हो। तो मैंने ये एक प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर का नाम क्या है x to n, पर ये प्रोसीजर अपने आप नहीं चलेगा, अगर आप इसको केवल रन करोगे तो आएगा प्रोसीजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद इस प्रोसीजर को आपको कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या करा है, देखिए आप दो वेरिएबल बनाए, एक प्रोग्राम लिख करके, एक x और एक n, और इनकी वैल्यू 5 और 3 असाइन कर दी। बिगिन और एंड के बीच में हमने इस प्रोसीजर को, ये वाला जो प्रोसीजर था, इसको कॉल कर लिया था। इसको कॉल करते ही दो वैल्यू हमने इसमें पास कर दी, 5 यानी कि x और 3 यानी कि n, 5 टू द पावर 3 निकालेगा और इस कोड को रन करके ये कर देगा। क्योंकि प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता फंक्शन की तरह यहाँ पर, इसलिए हमने उसका जो आंसर था वो लूप प्रोसीजर के अंदर ही प्रिंट कर लिया है। आप आउटपुट में देख सकते हो x टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 125, ठीक है। चलिए इसी कोड को हम एक बार अपने ओरेकल पे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ आप गए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये पहले हम प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं, इतना ही कोड रन कर रहे हैं केवल, ये रन करा। नेम इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड, ये एक्चुअली पहले से बना हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा नाम में एडिशन कर देते हैं, 1 लगा दिया हमने, ठीक है। x to n 1 आ गया, है ना। अब इसको प्रोसीजर को पहले हमने रन कर लेते हैं। ये प्रोसीजर रन हो गया, प्रोसीजर क्रिएटेड, ठीक है। अब इस प्रोसीजर को हम कॉल करेंगे। पहले प्रोसीजर क्रिएट हुआ, मेमोरी में क्रिएट होकर के सेव हो गया, किस नाम से, x to n 1 के नाम से। तो यहाँ पर कोड जो है वो उसमें भी हम किसको कॉल करेंगे, x to n 1 को। अब इस नीचे जो PLSQL का प्रोग्राम लिखा है, इसमें आप देखें कि हमने उस x to n 1 को यहाँ कॉल करा है उस वैल्यू के साथ में। अब इसको रन करके देखते हैं, है ना। इसमें आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम 10 टू द पावर 3 रखेंगे तो 1000 आंसर आना चाहिए। So this is the way that we can create a procedure separately, and then we may call that procedure in a PLSQL program, ठीक है। इस तरीके से एक और तरीका है कि प्रोसीजर अलग से नहीं बनाना पड़ेगा आपको। अभी हमने प्रोसीजर अलग बनाया, उस प्रोसीजर को फिर कॉल करा किसमें, आपके PLSQL के प्रोग्राम में। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि PLSQL के प्रोग्राम के अंदर ही आप प्रोसीजर बनाएं, है ना।
प्रोसीजर अलग से स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, उस प्रोग्राम में वो बनेगा, मल्टीपल टाइम्स यूज़ होगा या जो भी होगा, और उसके बाद में वो बाहर नहीं सेव होगा, अलग से सेपरेट सेव नहीं है। तो उसको हम यहाँ करके दिखा रहे हैं। वही प्रोसीजर जो आपका पीछे बना हुआ है, उसी प्रोसीजर को हमने डिक्लेयर करके उसी प्रोग्राम के अंदर बना रहे हैं। पहले 2 वेरिएबल बनाए 5 और 3, उसके बाद वही प्रोसीजर बनाया। तो डिक्लेयर में जब इसको लिखेंगे तो वो क्रिएट वर्ड हट जाएगा आगे से, है ना। यहाँ पर सब क्या हो रहा है, ये इसका क्या है, डिक्लेरेशन सेक्शन है, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन है। तो लोकल ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोसीजर भी यहीं पर डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। तो क्रिएट वर्ड यहाँ से हट गया। अब यहाँ पर 3 चीज़ें बनी, एक बना एक्स वेरिएबल, एक बना एन वेरिएबल, और तीसरा बना प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का जो कोड है वो भी यहीं पर आएगा, है ना। प्रोसीजर एक्स टू एन वही सेम कोड है, वो मैं आपको डिस्कस कर चुका पहले ही। तो ये यहाँ पर पहले बन गए, ये 3 चीज़ें बन गई। 3 चीज़ें बनने के बाद में हमने इस फंक्शन को कॉल करा, और इस फंक्शन ने इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को यूज़ करा और आउटपुट दे दिया। ये हमने एक जगह यूज़ करा है। अगर इस प्रोग्राम कोड में बहुत जगह पर इसको कॉल करना पड़ता तो एक ही जगह कोड डिफाइन करके उसको आप मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते थे अलग अलग वैल्यूज़ के साथ। तो इसको हम एक बार चला करके देखते हैं, इसको समझें कि अब हमने प्रोसीजर को अलग से नहीं बनाया है, नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, और प्रोग्राम के अंदर ही इस प्रोसीजर को क्रिएट करा और उसको फिर उसके नीचे जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट सेक्शन होता है उसमें उसको यूज़ भी कर लिया है, ठीक है। तो इसको अब एक बार हम अपने PLSQL में चला करके देखते हैं। यहाँ पर हम प्रोसीजर का नाम ये पहले से बना हुआ है, इसलिए हम चेंज कर देते हैं। ऐसे ही आप चेंज करके एक्स की वैल्यू चेंज करके हम देख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ को चलाते हैं। तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग द प्रोसीजर। ये 2 तरीके से हम यूज़ करते हैं, सेपरेट प्रोसीजर क्रिएट करके फिर उसको प्रोग्राम कोड में कॉल करना, या फिर प्रोग्राम कोड के डिक्लेरेशन सेक्शन में जाके उसको डिक्लेयर कर देना और फिर उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन की। सी में भी आप यूज़ करते थे, C++ में भी यूज़ करते हैं। फंक्शन इज़ ए न्यू वे ऑफ कोडिंग and it provides the capability, it have the capability to execute some set of code and return the output of the execution। तो आपको अलग से वो वैल्यू वहाँ एक तो प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं रिटर्न के साथ में। तो यहाँ पर कोड जो है वो क्या है कि फंक्शन नेम विद आर्ग्यूमेंट्स एंड देन रिटर्न टाइप। जैसे हम सी में लिखते थे वो रिटर्न टाइप आप यहाँ पहले लिखते थे, यहाँ पर पहले नहीं लिख करके आप रिटर्न स्टेटमेंट के बाद में उसका टाइप लिखते हो। फिर इज़, प्रोसीजर में क्या था, एज लग रहा था, आप देखिए प्रोसीजर में एज था और फंक्शन में क्या है, इज़, है ना। इज़ के बाद में आपका लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, उसके बाद बिगिन है, फिर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, फिर एक्सेप्शन सेक्शन है। अगर आप रखना चाहें तो ऑप्शनल है, नहीं रखना चाहें तो आप हटा भी सकते हैं उसको। फिर उसके बाद में एंड और फंक्शन का नेम, वही चीज़ है, आप रखना चाहें तो रखें फंक्शन नेम, नहीं रखना चाहें तो नहीं रखें, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए कि ये फंक्शन यहाँ पर एंड हो गया करके, है ना। तो ये 2 तरीके हैं, इसमें भी 2 तरीके हैं फंक्शन को डिक्लेयर करने के। एक, फंक्शन को सेपरेटली आप क्रिएट करें फिर उसको आपके मेन कोड में कॉल करें, या फिर फंक्शन को जा कर के आप उसके मेन कोड के ही डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर कर दें, जैसे कि हमने प्रोसीजर में किया था। यहाँ पर आप देखें फिर से हमने वही काम किया। यहाँ पर पहले हम क्या कर रहे हैं, वो कोड लिखा है जिसमें हमने फंक्शन यहीं डिक्लेयर करा है, ठीक है। ये फंक्शन का कोड यहाँ पर एंड हो रहा है, यानी कि जैसे हमने ये फंक्शन
लिखा है, जो मैं आपसे कह रहा था कि नाम आप लिख सकते हैं, यहीं पे मैं x2n लिख रहा हूँ, तो ये फंक्शन ख़त्म हुआ है यहाँ पे, x2n फंक्शन ख़त्म हुआ है। और मेन जो डिक्लेरेशन था उसका बिगिन और एंड के बीच में कोड ये है। कैसे है, चलो थोड़ा सा इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिया, तीन वेरिएबल लिए, एक x लिया जिसकी वैल्यू 5 रख दी, एक n इंटीजर वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 3 रख दी, एक res रिजल्ट के नाम से हमने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया है। उसके बाद में हमने फंक्शन बनाया x2n, है ना, और उसकी आर्ग्यूमेंट दे दिए दो हैं, x और n। रिटर्न कैसा करेगा, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो टाइप लिख दिया यहाँ पे इज़ के बाद में हमने एक c नाम से एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया जिसको हमने 1 पर इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ। देन बिगिन के बाद में हमने एक फॉर लूप चलाया है, 1 आई लूप कंट्रोल वेरिएबल है। इन ये सिंटैक्स में इसके 1 डॉट डॉट एन, यानी कि 1 से 3 तक, n तक चलेगा ये लूप, और c की वैल्यू को एक्यूमुलेट करता रहेगा बाई मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस वैल्यू। c कॉलन इक्वल टू c इंटू एक्स, पहली बार में c की वैल्यू 1 थी तो 1 इंटू 5 हो जाएगी, जब i की वैल्यू बढ़ करके 2 हो जाएगी तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगी, थर्ड केस में वन i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 25 इंटू 5 125 हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर रिटर्न लगाया है हमने, जबकि प्रोसीजर में हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया था। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट बना 125 वो हमने प्रिंट नहीं कराने के बजाय क्या करा है, जो भी जहाँ पर भी इस फंक्शन को कॉल किया गया है बिल्कुल उसी पॉइंट पर, है ना, द फंक्शन विल रिटर्न वैल्यू वेयर इट इज़ कॉल्ड, है ना। जैसे कि हम देखें कि हमने यहाँ जो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें कॉलन इक्वल के असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में इस फंक्शन को कॉल करा है, तो रिटर्न वैल्यू भी राइट साइड में ही जाएगी, यहाँ पर पहुँचेगी, और देन इट विल बी असाइन टू द वेरिएबल res या स्टोर्ड इन द वेरिएबल res। तो जो c की वैल्यू रिटर्न करेगा वैल्यू वो यहाँ ही 125 देन विल बी असाइन टू दी res वेरिएबल, and then we print the result as x to the power n, यानी कि 5 to the power 3 is equal to res करके, तो ये रिजल्ट हमने प्रिंट कर लिया। तो ये पहला केस जो है वो है जिसमें कि हमने फंक्शन प्रोग्राम कोड के डिक्लेरेशन सेक्शन में ही डिफाइन किया है और फिर उसको नीचे बिगिन करके कोड में हमने उसको यूज़ किया है, ये वो वाला केस है, ठीक है। तो इस कोड को हम एक बार रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम PL/SQL में। ये करा हमने, यहाँ पर हम प्रोग्राम इसका फंक्शन का नाम 3 कर देते हैं क्योंकि वो बन रखा है, x2n भी बना हुआ है, x2n भी बना हुआ है, x2n 3, ओके okay, result is this, so this is the code of function when it is declared inside the program or in the declaration section of the program, ठीक है। तो अगला केस जो है इसका भी वही जो प्रोसीजर का था कि आप अलग से फंक्शन भी बना सकते हो और उसको फिर रन भी कर सकते हो, वो कॉल कर सकते हो। यहाँ पर हमने दूसरा तरीका इसका प्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि हमने फंक्शन को अलग से बना रहे हैं, फंक्शन 1 के नाम से यहाँ पर बनाया है ना, वही x की पावर n निकालने वाला ही हमने प्रोग्राम रखा है, प्रोग्राम चेंज नहीं कर रहे हैं बार बार। तो और जो रिज़ल्ट है वो हम फंक्शन 1 में c में स्टोर कर रहे हैं, c में स्टोर करने के बाद में उसको रिटर्न कर रहे हैं, या फंक्शन का नाम फंक्शन 1 कर दिया थोड़ा चेंज करके, और फिर ये जो फंक्शन 1 है इसको हमने प्रोग्राम कोड में कॉल करा है, सेपरेट बनाया, सेपरेट सेव होगा मेमोरी में, प्रोग्राम का पार्ट नहीं है पर प्रोग्राम में कॉल किया गया इसको, है ना। तो ये फंक्शन 1 यहाँ कॉल किया, इसमें जो भी रिज़ल्ट था वो res वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया रन होने के बाद, और फिर उसको प्रिंट कर दिया है। लेट अस एग्जीक्यूट दिस कोड इन ओरेकल। हम उठा ले रहे हैं लेकिन पहले जो है वो बनेगा फंक्शन,
और उसके बाद वो रन होगा, कॉल होगा। तो पहले पार्ट में जो क्रिएट फंक्शन किया है उसको सिर्फ चला रहे हैं। ये कहाँ एंड हो रहा है, ये इतना प्रोग्राम है, ये तो आउटपुट मैंने लिख दिया था वहाँ, इसको रहने दें, सिर्फ इसको लिया। ये पहले से नाम है इसमें स्टोर, क्योंकि सिस्टम पे बना हुआ है, तो अपने इसका नाम बदल के फंक्शन 2 रख लेते हैं, और नीचे जहाँ कॉल किया था वहाँ पे भी इसको हम फंक्शन 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें, ये फंक्शन बना लिया हमने फंक्शन 2 के नाम से, इसको रन किया, फंक्शन क्रिएटेड। तो अब ये फंक्शन बन गया है, तो अब इसको हम कॉल कर लेंगे। अब हम उसकी वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, हमने 2 वैल्यू ली 5 और 3, और उसको पास कर दिया। यहाँ डिक्लेयर से चलाएंगे, डिक्लेयर से एंड तक, है ना, वो जनरल स्टेटमेंट है प्रोग्राम कोड। इसको जब हम रन करेंगे तो 5 to the power 3 इज इक्वल टू 125 इज द आंसर। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को बदल भी सकते हैं। जैसे 2 की पावर निकाला तो कितना आएगा, ये 8 आ जाएगा, सॉरी डिक्लेयर से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे पहले, देन वी विल रन इट। तो 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। ओके, 11 की पावर निकाल के देख लो एक बार, तो 11 इंटू 11 हो गया 121, और 121 इंटू 11 हो गया 1331। सो लेट अस चेक, 1331 is the answer. So this is the another way of using the function in PLSQL. ये दो तरीके हैं फंक्शन को PLSQL में यूज़ करने के, और प्रोसीजर को PLSQL में यूज़ करने के लिए। दोनों हमने यहाँ डिस्कस करे, और आप इससे 4 प्रोग्राम आपको मिल गए, प्रोसीजर के 2 और फंक्शन के 2। आपकी पिछली फाइल में 6 हमने बनाए थे प्रोग्राम, 4 ये और ऐड हो गए, तो ये अब टोटल 10 प्रोग्राम्स हो गए आपके, इनको आप चला के देख सकते हैं। थैंक यू।